कहानी शुरू होती है नॉर्वे के पहाड़ों में, जहां टोबायस और उसकी बेटी ट्रोल्स के पहाड़ों को देखने आए हुए होते हैं। ट्रोल असल में एक बहुत बड़े और भयानक से अजीब से दिखने वाले जानवर को कहते हैं। टोबायस कहता है कि कहानियां बताती हैं कि यहाँ 13 ट्रोल एक शादी के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन उन्होंने उस दिन इतनी शराब पी कि उन्हें समय बीतने का कुछ पता ही नहीं चला और वो यहाँ पड़े पड़े पहाड़ों में बदल गए। नोरा अपने पिता से कहती है कि अब वो इन सब कहानियों के लिए काफी बड़ी हो चुकी है। ये सुनकर टोबायस को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि अगर आपको कोई रहस्यमयी चीज देखनी है तो पहले आपको उस चीज पर विश्वास करना सीखना होगा। 20 साल बाद दिखाते हैं कि नोरा अब एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि उत्तरी नॉर्वे में अपनी टीम के साथ एक रिसर्च मिशन पर है। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो प्रकृति में दफनाई हुई सदियों पुरानी चीजों को खोज कर उन पर रिसर्च करते हैं। नोरा की टीम हार मान ही चुकी होती है क्योंकि उस जगह पर वो 6 महीने से खोज कर रही है, पर उन्हें वहाँ पर अभी तक कुछ नहीं मिला और उनका बजट भी अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन नोरा को वहाँ कुछ रहस्यमय मिलने का पूरा विश्वास होता है और वो वहाँ खोदती रहती है और फाइनली खोदते खोदते उसे एक डायनासोर की हड्डियों का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर पूरी टीम की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक उसी समय नॉर्वे की डोवर पहाड़ियों में पहाड़ों के बीच से एक रेलवे ट्रैक बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, लेकिन कुछ जागरूक लोग उस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं। उनके मुताबिक इससे प्रकृति का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके प्रोटेस्ट पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वहां पर गुफा खोदने के लिए धमाकों को शुरू किया जाता है, तभी वहां गुफा के अंदर से किसी के घुर्राने की आवाज आती है और गुफा गिरने लगती है, जिसमें सभी कर्मचारी मारे जाते हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट के बारे में नॉर्वे की आर्म फोर्सेस को पता चलता है। वो उस जगह पर अपने एयरक्राफ्ट्स भिजवाती है। सिगरेट भेजे गए एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल कर रही होती है और वहां से जो भी फोटोज आती हैं वो अपने ऑफिसर्स को दिखाती है। ऑफिसर्स इस इंसिडेंट की खबर प्राइम मिनिस्टर बैरेट तक पहुंचाते हैं। पीएम को बताते हुए लीडर्स कहते हैं कि मरे हुए वर्कर्स और सारे डैमेज का कारण असल में कोई रहस्यमयी शक्ति है जिसका अभी तक वो पता नहीं लगा पाए हैं, और उन्हें एक्सीडेंट की सारी फोटोज दिखाते हैं। फोटोज को देखकर बैरेट का एडवाइजर एंड्रियास कहता है कि उसे ये किसी के फुटप्रिंट्स लग रहे हैं। बैरेट को उसकी बात काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन साथ ही काफी अनरियल भी लगती है, और वो एंड्रियास को 2 टास्क देती हैं। पहला कि प्रेस तक ये बात ना पहुंचे, और दूसरा कि कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट को बुलवाकर इस प्रॉब्लम पर रिसर्च करवाई जाए। फिर दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर नोरा को लेने आया हुआ होता है। ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए और मैटर नेशनल सिक्योरिटी का है। एंड्रियास नोरा को बेस तक लेकर जाता है, जहां पीएम बैरेट, मिलिट्री लीडर्स और कुछ साइंटिस्ट्स की मीटिंग चल रही होती है, जहां वो लोग उस इंसिडेंट के पीछे के कारण के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जब नोरा अपना परिचय देते हुए कहती है कि वो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है, तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। पैलियोंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो डायनासोर्स की हड्डियों पर रिसर्च करते हैं। वो नोरा को इसलिए सीरियस नहीं लेते क्योंकि डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं, और उन सब का कहना है कि प्रकृति में कुछ हलचल हुई है जिस वजह से गुफा गिरी। फोटोज में दिखाई दे रहा है कि उस गड्ढे के पास में एक नदी भी है, जिसे देखकर वहां बैठे साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद सीलन की वजह से मिट्टी जमीन के अंदर धंस गई है, ये कोई फुटप्रिंट नहीं है। नोरा बीच में बोलती है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक फुटप्रिंट है, कोई सीलन का गड्ढा नहीं है, और फिर से उसकी बात को सब नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि फुटप्रिंट का मतलब कोई डायनासोर या राक्षस से ही होता है, जो कि एक बहुत स्टूपिड आइडिया है। वहां पर दौड़कर सिगरेट आती है, जिसने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में से किसी एक का फोन हैक कर लिया होता है। उसे उसके फोन से एक वीडियो मिलती है। वीडियो को दिखाने के बाद नोरा सिगरेट से कहती है कि वो उसे स्लो मोशन में प्ले करे। वीडियो में किसी जानवर के घुर्राने की साफ साफ आवाज आ रही होती है, और साथ ही वीडियो में किसी बड़े मानव का शरीर काफी ब्लर सा दिख रहा होता है। उसी समय नॉर्वे की एक सिटी लेस्जा में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से अपने कुत्ते के अजीब बर्ताव के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उनका कुत्ता लगातार कुछ टाइम से भौंके जा रहा है। अचानक से पूरा घर हिलने लगता है और दोनों पति पत्नी भागकर घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। जैसे ही धरती हिलना बंद कर देती है, वो दोनों बाहर आकर देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन उनका कुत्ता सेफ है। वहाँ मीटिंग में लीडर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि वो एक जानवर के फुटप्रिंट्स हैं। नोरा कहती है कि वहाँ पर जो भी हुआ, उन्हें यहाँ बैठकर गप्पे लड़ाने के बजाय उसे रोकने के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। पीएम बैरेट को नोरा का एटीट्यूड काफी पसंद आता है और वो उसे इन्वेस्टिगेशन का मेन साइंटिफिक एडवाइजर बना देती हैं। फिर एंड्रियास उसे लेस्जा लेकर जाता है, जहाँ पर अभी अभी एक बहुत भयानक भूकंप आया था। हेलीकॉप्टर में एंड्रियास नोरा से पूछता है कि वो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट कैसे बनी। नोरा बताती है कि उसे बचपन से ही प्रकृति के रहस्यों में काफी इंटरेस्ट था, और उसका यही इंटरेस्ट उसे डायनासोर्स और मॉन्स्टर की खोज तक ले आया। वो बताती है कि जब वो 11 साल की थी तब उसकी मॉम का देहांत हो गया था।
और उसके पिता पौराणिक कहानियों के प्रोफेसर थे, लेकिन वो जैसे जैसे बूढ़े होते गए वो कहानियों और सच्चाई के बीच फर्क करना भूल गए। उन्हें उन सब कहानियों में सच्चाई दिखने लगी और यही कारण है कि नोरा अपने पिता टोबायस से पिछले कई सालों से नहीं मिली है। एंड्रियास कहता है कि वो भी एक लेखक बनना चाहता था और अब वो ये बात जानकर बहुत एक्साइटेड है कि इस इंसिडेंट का रहस्य कुछ बहुत अलग होने वाला है। नोरा वहाँ उस तहस नहस हुए घर को देखकर बहुत शॉक हो जाती है। वहाँ पर पहले से ही मिलिट्री लगी हुई होती है। कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा का वेलकम करते हैं। कैप्टन उन्हें वहाँ एक नया फुटप्रिंट दिखाते हैं जो नदी किनारे चलते चलते लेस्जा में आ घुसा। ऐसे ही निशान आगे 5 किलोमीटर तक पहाड़ियों तक हैं। फिर अचानक से ये निशान रुक गए हैं। सोल्जर्स ने पूरा इलाका छान मारा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। नोरा बूढ़े पति पत्नी से सवाल पूछती है लेकिन उसे उसके काम का कुछ नहीं मिलता। पर बूढ़ा कपल कहता है कि उन्हें बेसमेंट में किसी के घुर्राटने की बहुत तेज आवाज आ रही थी और उसकी घुर्राटने की आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी दुख में है। नोरा को उन फुटप्रिंट्स की जगह काफी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो अपनी यूवी लाइट से वहाँ कुछ खोजने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। नोरा कहती है कि उसे वहाँ पर लेकर जाया जाए जहाँ पर आखिरी फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट देखकर पता चलता है कि जानवर काफी बड़ा है तो वो छुप तो नहीं सकता। तो नोरा सोचती है कि कहीं उसके पास ऐसी एबिलिटी तो नहीं कि वो पहाड़ों में घुल मिल जाए और देखने वालों को पता ही ना लगे। नोरा को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा होता तो वो कैप्टन क्रिस्टोफर और एंड्रियास को अपने पिता टोबायस के यहाँ लेकर जाती है। टोबायस अपने घर से एक बंदूक लेकर बाहर निकलता है जब वो अपने घर के आसपास कुछ अनजान लोगों को देखता है, स्पेशली एक आर्मी वाले को। जब नोरा उसे बताती है कि वो उसकी बेटी है तो टोबायस उसे पहचान लेता है और वो ये सुनकर उन्हें अंदर आने देता है। टोबायस के घर में हर जगह पर रिसर्च पेपर चिपके हुए होते हैं जो कि दिखाते हैं कि वो पागलों की तरह ट्रोल नाम के क्रिएचर को काफी समय से ढूंढ रहा है और उन पर रिसर्च कर रहा है। नोरा उसे कहती है कि अपनी ट्रोल की कहानियों को सच्ची बताना बंद करें और उसे वो इंसिडेंट का वीडियो दिखाती है। वो सोचती है कि शायद टोबायस के रिसर्च पेपर में उसे कुछ क्लू मिल जाएगा क्योंकि उन पहाड़ों को टोबायस के सिवा कोई इतने अच्छे से नहीं जानता। लेकिन टोबायस कहता है कि इस फुटेज को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसकी ट्रोल्स की थ्योरी बिल्कुल सही है। नोरा कहती है कि अगर ट्रोल्स होते तो साइंटिस्ट्स अब तक उन्हें ढूंढ लेते। टोबायस कहता है कि जब सदियों पहले नॉर्वे में भारी मात्रा में क्रिश्चियन धर्म को अपनाया जा रहा था तब सारे ट्रोल्स को मार दिया गया था क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों जैसे नहीं दिखते थे। और जब टोबायस को इन सब के बारे में पता चला और वो इन सब से पर्दाफाश करने चला तो उसे पागल साबित करके पागल खाने भेज दिया गया। टोबायस कहता है कि बड़े अधिकारियों को इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है और ये जो ट्रोल्स के बारे में कहानियाँ लिखी गई वो बस ये दिखाने को लिखी गई कि ट्रोल्स काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं पर असल में वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। नोरा को उसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं होता पर टोबायस अब उसके सवालों का ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहता। टोबायस तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन कर लेता है। वो वापस से वहाँ जाते हैं जहाँ पर लास्ट फुटप्रिंट था। टोबायस वहाँ की मिट्टी चेक करता है और उसे पता लगता है कि बाकी के पहाड़ों से इस वाले पहाड़ की मिट्टी कुछ अलग है। टोबायस नोरा से कहता है कि ये सब एक एडवेंचर की तरह लग रहा है जिसमें उसकी बेटी उसके साथ है, लेकिन नोरा टोबायस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अचानक से नोरा को वही स्मेल आती है जो उसे उस बूढ़े कपल के घर में आ रही थी और अंधेरा छाने लगता है। तभी उनके पीछे का पहाड़ अपनी आंखें खोलता है। दोनों बाप बेटी बिल्कुल सही थे, वो जीव एक ट्रोल ही है और उसके पास प्रकृति में घुल मिल जाने की एबिलिटी है। वो उन पहाड़ों में ऐसे लेटता है जैसे मानो पहाड़ों का हिस्सा हो और इसी वजह से उसकी मिट्टी भी बाकी के पहाड़ों से अलग थी। वो ट्रोल खड़ा हो जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है। पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चली जाती है लेकिन किसी तरह वो ट्रोल की एक फुटेज लेकर आ जाते हैं। वो पूरी बेस टीम को वो फुटेज दिखाते हैं। क्रिस्टोफर उन्हें बेस कैंप लेकर जाता है जहां पर उनकी बेस टीम से कॉल पर मीटिंग होती है। नोरा बार बार उसे एक बड़ा जीव कहकर पुकारती है लेकिन टोबायस बीच में उसे रोकता है और कहता है कि वो एक ट्रोल है जो पहाड़ों में कंस्ट्रक्शंस की वजह से उठ गया है और डिस्टर्ब हो गया है और अब वो नेचर की रक्षा करना चाह रहा है। लीडर सोचते हैं कि वो पागल है और उसे बाहर निकाल देते हैं लेकिन जब नोरा बेस टीम से कुछ समय मांगती है तो वो उसकी भी नहीं सुनते। टीम लीडर्स एक मिलिट्री ऑपरेशन प्रिपेयर करते हैं। नोरा अपने पिता से कहती है कि उसने सब खराब कर दिया और वो वहाँ से जा ही रही होती है लेकिन टोबायस उसे रोकता है और कहता है कि वो जानता है ये सब कोई बच्चों की कहानी नहीं है। ट्रोल्स को मिलिट्री के हथियार रोक नहीं पाएंगे और ना ही सनलाइट उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। वो ट्रोल बिल्कुल अकेला और घबराया हुआ है। मिलिट्री के हथियार उसे शांत करने के बजाय और भी गुस्सा दिलाएंगे। नोरा उसकी ये बात सुनकर मान जाती है और अब वो क्रिस्टोफर को मनाने के लिए जाते हैं ताकि उसे अपनी तरफ ले सकें। वो शुरुआत में तो उनकी बात नहीं मानता लेकिन नोरा के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो उन तीनों को अपने हेलीकॉप्टर देने को मान जाता है लेकिन केवल इस शर्त पे कि वो उसके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं करेंगे। रात हो जाती है और मिलिट्री अपने ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है।
जब सब ट्रोल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं तब टोबायस नोरा को कुछ पुरानी कहानियां याद दिला रहा होता है जो वो उसे बचपन में सुनाया करता था, और फाइनली वो दोनों सारे इश्यूज भूलकर वापस से बाप बेटी हो जाते हैं। कुछ देर में उन्हें ट्रोल आता दिखाई पड़ता है और वो उनके पास आकर रुक जाता है। टोबायस कहता है कि वो ट्रोल जानता है कि हम सब यहाँ पर हैं। टोबायस के मना करने के बावजूद मिलिट्री ट्रोल पर फायरिंग शुरू कर देती है और ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और गोलियों और बारूदों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। सब भागने लगते हैं क्योंकि ट्रोल अब सब कुछ तबाह कर रहा होता है। सारे कैमरास टूट जाते हैं। टीम जाकर पेड़ के पीछे छिप जाती है और उनके साथ एक घायल सोल्जर भी होता है। जब वो थोड़ा हिलने की कोशिश करते हैं तो ट्रोल उस सोल्जर को उठाकर खा जाता है। टोबायस कहता है कि शायद उस सोल्जर के घावों से निकल रहा खून उसने सूंघ लिया होगा। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर वहां से भागना चाहते हैं पर टोबायस ट्रोल से बात करने की कोशिश करता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ट्रोल एक्चुअली में उसकी बातें सुन रहा होता है और जवाब में बहुत हल्के हल्के घुर्राता भी है। लेकिन सोल्जर्स फिर से उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और जब वो ट्रोल उन पर वापस अटैक करने के लिए मुड़ता है तो एक्सीडेंटली वो टोबायस को हिट कर देता है। ट्रोल तो वहां से चला जाता है लेकिन नोरा भागकर टोबायस के पास वापस आती है। टोबायस मरते मरते उसे कुछ शब्द याद रखने को कहता है जो है महल, राजा और घर, और ये कहकर वो मर जाता है। जब वो दोनों बेस वापस आते हैं तो नोरा अपने पिता की रिसर्च डायरी पढ़कर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है ताकि वो अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए भुला सके और उसे इस प्रॉब्लम का कोई क्लू मिल सके। उसी समय एंड्रियास और क्रिस्टोफर उसे देखने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि ट्रोल उनकी आंखों से फिर से ओझल हो गया है और आर्मी उस पर एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। नोरा कहती है कि उस ट्रोल पर इन सब अटैकों का कोई असर नहीं होगा, उन्हें कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। कुछ ऐतिहासिक कहानियों में लिखा है कि ट्रोल्स को सनलाइट पसंद नहीं होती, लेकिन नोरा कहती है कि उन्होंने इस ट्रोल को दिन की रोशनी में निकलते हुए देखा है। नोरा को अपने पिता की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा था तब ट्रोल्स को खत्म कर दिया गया था, जिससे नोरा को एक आइडिया आता है। वो बैरेट से बात करती है और वो उसे बताती है कि कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि जब चर्चेज में बेल्स बजती थी तो ट्रोल्स उन पर पत्थर फेंक कर मारते थे, जिसका मतलब है कि शायद बेल्स ट्रोल्स को काबू कर सकती हैं। लीडर्स कहते हैं कि ये आइडिया बहुत ही वाहियात है, तो क्रिस्टोफर बीच में बोलता है कि अभी तक कोई भी तरीका काम नहीं किया है और उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा। तो बैरेट उन्हें उनके इस प्लान पर काम करने की परमिशन दे देती है। कुछ समय बाद ट्रोल को एक फैमिली पार्क में आते हुए देखा जाता है, जिसे देखकर वहां पर भगदड़ शुरू मच जाती है, लेकिन केवल एक छोटी बच्ची खड़े होकर उस ट्रोल को बड़े जोर से घूर रही होती है। तभी क्रिस्टोफर और नोरा वहां हेलीकॉप्टर से आते हैं और साथ ही बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स में बड़ी बड़ी बेल्स लटका कर लाते हैं। ट्रोल को उन बेल्स से घेर लेते हैं और नोरा की ये बात भी बिल्कुल सही निकलती है, क्योंकि जैसे ही घंटी बजना शुरू होती है ट्रोल को उन घंटी से प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो ट्रोल उन हेलीकॉप्टर्स पर अटैक कर देता है और कुछ हेलीकॉप्टर्स को तो क्रैश भी कर देता है। जब एक हेलीकॉप्टर उस बच्ची पर गिरने वाला होता है तब वो उस हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़ लेता है। क्योंकि ये सब एक पब्लिक लोकेशन पे हुआ था तो पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाता है और ऐसा माना जाता है कि ट्रोल धीरे धीरे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो की तरफ आ रहा है। सभी कंट्रीज के न्यूज चैनल पर बस इसी की चर्चा हो रही होती है। दूसरी तरफ पीएम बैरेट मीटिंग में काफी गुस्से में होती हैं और वो नोरा की बातों को इग्नोर करती हैं। नोरा उन्हें कहती है कि उन्हें बेल्स वाला आइडिया एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर बैरेट उसे बेस से निकाल देती हैं। बाहर जाते जाते उसे क्रिस्टोफर मिल जाता है, जो उससे कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि बैरेट गलती कर रही हैं और उसे भरोसा दिलाता है कि जहां भी नोरा को उसकी जरूरत होगी वो उसके साथ खड़ा होगा। मीटिंग रूम में लीडर्स बैरेट को कुछ बहुत भयानक मिसाइल्स के बारे में बताते हैं जिन्हें इस्तेमाल करना अभी तो इलीगल है। तो एंड्रियास कहता है कि इन वेपन्स के बारे में उन्हें अभी सोचना भी नहीं चाहिए। ये सुनकर लीडर्स उसे भी बाहर निकाल देते हैं और तभी एंड्रियास बैरेट के सामने अपनी जॉब छोड़ देता है और नोरा के पास जाकर उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। वो नोरा को बताता है कि एक बहुत बड़े धमाके की प्लानिंग हो रही है और जल्दी सभी से इस शहर को खाली करने को कह दिया जाएगा। कुछ समय बाद पीएम बैरेट टीवी पर आकर इमरजेंसी अनाउंस करती हैं और कुछ समय के लिए शहर को छोड़ने को कहती हैं। ये सुनकर सिटी में ट्रैफिक लग जाता है और नोरा और एंड्रियास भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। नोरा टोबायस के रिसर्च पेपर पढ़कर उस समय को यूज करती है। पेपर में बार बार किसी सिंडिंग नाम के शख्स के बारे में जिक्र किया गया होता है। किसी गेट कीपर के बारे में भी कुछ लिखा होता है। एंड्रियास उससे कहता है कि कहीं तुम रिकार्ड सिंडिंग की बात तो नहीं कर रही, जो कि नॉर्वे के राजमहल के राजा हैं। ये सुनकर नोरा को टोबायस के आखिरी शब्द याद आते हैं, जो थे राजा, राजमहल और घर, और फिर वो दोनों राजमहल जाने का फैसला करते हैं। एंड्रियास गाड़ी राजमहल की तरफ लेकर जाता है और वहाँ उन्हें गार्ड्स रोक लेते हैं, लेकिन तभी मिस्टर सिंडिंग आ जाते हैं और उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि टोबायस या उनके जानने वाला कोई महल जरूर आएगा। सिंडिंग
कहते हैं कि शायद टोबायस उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो उसकी रेस्पेक्ट करते थे। सेंडिंग कहते हैं कि टोबायस को रिसर्च करते करते महल के कुछ ऐसे राज के बारे में पता चल गया जो कि किसी को नहीं पता है। वो कहते हैं कि एक समय हुआ करता था जब एक राजा के घर के ऊपर अगर कोई दूसरा राजा अपना घर बनवाए तो उसे एक गुड लक माना जाता था, और ये पैलेस भी ट्रोल के राजा के घर के ऊपर बना है। सेंडिंग उन्हें एक टनल में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे ट्रोल्स के कंकाल पड़े होते हैं और बताते हैं कि जब नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा था तो उन्होंने उस हर चीज को खत्म कर दिया था जो भी उनके रास्ते में आ रही थी। उन्होंने सारी ट्रोल फैमिली को मारकर खत्म कर दिया और ट्रोल्स के राजा को डोवर की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी तरफ उस ट्रोल की फैमिली को यहाँ लॉक करके मरने के लिए छोड़ दिया। 12 साल पहले टोबायस को इन सब के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से इस राज को राज रखने के लिए सेंडिंग को उसे पागल खाने भेजना पड़ा। ये सुनकर नोरा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट का समय नहीं है तो नोरा को समझ में आता है कि उसके पिता बिल्कुल सही थे, और वो कहती है कि अब वो ट्रोल इस महल में वापस आ रहा है, वो अपनी फैमिली के पास वापस आ रहा है और उन्हें उसे रोकना पड़ेगा। जब नोरा वहाँ रिसर्च कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी यूवी लाइट से ट्रोल्स की हड्डियां जल रही होती हैं, जिसका मतलब है कि कहानियों में सही लिखा है कि ट्रोल्स को सनलाइट से दिक्कत होती है। हाँ, उन्होंने ट्रोल को दिन में तो देखा, लेकिन उस समय सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था, वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं था। नोरा को एक आइडिया आता है और वो क्रिस्टोफर को उसकी मदद मांगने के लिए कॉल लगाती है। वो उसे शहर के बाहर एक स्पेशल जाल बिछाने को कहती है और कहती है कि उस ट्रोल को उस जाल तक लाने का काम नोरा और एंड्रियास करेंगे। ट्रोल शहर में एंटर कर चुका होता है और फिर से मिलिट्री अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। बैरेट उन सभी जानलेवा मिसाइल्स को इस्तेमाल करने का ऑर्डर देती है। सिग्रिड ये सब देखती है और एंड्रियास को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि कुछ समय में मिसाइल लॉन्च होने वाली है। एंड्रियास सिग्रिड से कहता है कि कुछ भी करके वो ये मिसाइल अटैक कुछ समय के लिए रुकवा दे। एंड्रियास सिग्रिड से कहता है कि वो सिस्टम हैक करके कुछ समय के लिए मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को ऑफ कर दे। उसी समय क्रिस्टोफर अलार्म सिस्टम चालू कर देता है। अलार्म सुनकर सारे सोल्जर जाल बिछाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ सेंडिंग अपने सोल्जर्स से कहकर एक ट्रोल का स्कल एक ट्रक के पीछे रखवाता है। वो ट्रक नोरा और एंड्रियास उस सिटी में लेकर जाएंगे ताकि वो उस स्कल की मदद से ट्रोल का ध्यान अपनी ओर खींच सके और उसे महल और शहर से दूर लेकर जा सके। उधर दूसरी तरफ सिग्रिड सिस्टम हैक कर लेती है और मिसाइल लॉन्च को कुछ समय के लिए ऑफ कर देती है ताकि नोरा और एंड्रियास को कुछ समय मिल सके। जब वो ट्रोल के थोड़ा पास पहुंच जाते हैं तब वो स्कल पर से कपड़ा हटा देते हैं, जिसे देखकर ट्रोल बहुत गुस्से से दहाड़ता है और उनका पीछे दौड़ने लगता है। नोरा क्रिस्टोफर से कॉल करके कहती है कि वो रास्ते में है, जिसे सुनकर क्रिस्टोफर अपनी टीम को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और उन्हें किसी भी हाल में अपनी बहादुरी दिखाने को कहता है। फाइनली उन्हें ट्रोल आता दिखाई पड़ता है। इतनी स्पीड में गाड़ी भगाने के बाद वो फाइनली हाईवे पहुंच जाते हैं और उनसे गलती से स्कल गिर जाता है। ट्रोल रुककर उस स्कल को उठाता है और अपने बच्चे के स्कल को देखकर बहुत दुख में घुर्राटता है और रोता है, और फिर अपना चेहरा उसे एक बिल्डिंग में दिखाई देता है। जब वो उस ग्लास को छूने की कोशिश करता है तो वो ग्लास टूट जाता है। ट्रोल बहुत तेज दहाड़ता है, उससे गलती से स्कल नीचे गिर जाता है और वो टूटकर बिखर जाता है। गुस्से और दर्द में ट्रोल बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर नोरा कहती है कि अब वो ट्रोल बहुत दुख में है, क्योंकि अब वो जानता है कि अपने तरीके का अब वो बस एक अकेला ही है। ट्रोल बदले के लिए उनके पीछे भागने लगता है और नोरा अपने प्लान के मुताबिक उसे जाल तक लेकर जाती है। बेस में लीडर्स को सिगरेट की हैकिंग के बारे में पता चल जाता है और वो उससे लैपटॉप छीन लेते हैं। नोरा और एंड्रियास फाइनली अपने ट्रैप तक पहुंच जाते हैं और वो दोनों ट्रक से कूद जाते हैं। ट्रोल उनके जाल के बिल्कुल बीचों बीच है। ट्रोल नोरा पर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोल्जर बहुत सारी यूवी लाइट ऑन कर देते हैं, जिससे ट्रोल का शरीर जलने लगता है। दूर से एक प्लेन मिसाइल्स के साथ ट्रोल के पास आ चुका होता है और तभी उस प्लेन का पायलट कॉल पर बेस को बताता है कि उस ट्रोल के पास बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस खड़े हैं और उन्हें कहता है कि उन्हें अभी मिसाइल स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बेस में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि मिशन को अबॉर्ट कर देना चाहिए या नहीं। सिग्रिड ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो एक लीडर को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है और फाइनली मिशन अबॉर्ट हो जाता है। बैरेट और बाकी के सभी लीडर्स कैमरा में उस ट्रोल को मरते हुए देखते हैं और क्रिस्टोफर और उसके सोल्जर बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन नोरा जाकर यूवी लाइट को डीएक्टिवेट कर देती है और ट्रोल से प्यार से बात करने की कोशिश करती है, ठीक वैसे जैसे कि उसके पिता ने किया था। वो उसे पहाड़ों में
वापस जाने को कहती है। ट्रोल उसकी तरफ शांति से देख रहा होता है और उसकी बात काफी आराम से सुन रहा होता है, लेकिन तभी सूरज उगने लगता है, जिससे उस ट्रोल की बॉडी पूरी तरह जल जाती है और केवल पत्थर बचते हैं। जब सब सोल्जर अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं तो एंड्रियास नोरा से पूछता है कि उन्हें इस मॉन्यूमेंट का नाम क्या रख देना चाहिए, तो नोरा कहती है कि इसका नाम टोबायस बोल्डर होगा। बैरेट आकर नोरा को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद करती हैं। एंड्रियास बैरेट को याद दिलाता है कि वो उनके एडवाइजर की नौकरी छोड़ चुका है और अब वो एक राइटर बनना पसंद करेगा। जब नोरा और एंड्रियास वहां से जा रहे होते हैं तो एंड्रियास नोरा से पूछता है कि हो सकता है और भी ट्रोल्स डोवर की पहाड़ियों में छुपे हों, और तभी पत्थरों के बीच से किसी के निकलने का सीन दिखाते हैं और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।